कोड करता हूँ। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ओके देखो जावा के अंदर हमें जैसे अपना सिलेनियम स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले तो समझने वाली बात है, जो हमारा ऑटोमेशन होता है वो एग्जैक्ट स्टेप होती है मैनुअल की। जो भी हम मैनुअल में करते हैं सेम स्टेप हमें ऑटोमेशन में करनी होती है। ठीक है। और मतलब इसको करने का फायदा ओके क्या, ऑटोमेशन को करने का फायदा, ऑटोमेशन को करने का फायदा ये है कि यदि कोई पूछता है कि यही चीज हम मैनुअल में कर सकते हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं हम ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, हमें टाइम सेविंग होएगी हमारी एग्जीक्यूशन में। जो मैनुअल टीम टाइम लगाती है उससे कम हम टाइम लगाएंगे इसमें। और इसको हम नाइट में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी शेड्यूल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए जेनकिंस। ठीक है। और इसको ओके हम रीयूज भी कर सकते हैं कि मान लो हम स्क्रिप्ट को एक ही बार लिखा, एक बार लिखने के बाद हम उसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कितनी भी बार एग्जीक्यूट करो। लेकिन मैनुअल में तो आपको हर बार दोबारा से उसको करना पड़ेगा, राइट। तो वहां पे कुछ हाँ yes, रीयूजेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे हमने इसको एक ही बार लिखा और उसको हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो बहुत सारी रीयूजेबिलिटी है और हमें बार बार नहीं करना उस चीज को। ओके ओके ओके। टाइम सेविंग एंड रिग्रेशन का क्या रहता है इसमें? रिग्रेशन मीन्स कौन से टेस्ट केसेस होते हैं? रिग्रेशन मीन्स देखो टेस्ट केसेस होते हैं जो तुम्हारे, मान लो देखो एक एमवीपी होता है, एक स्प्रिंट होता है। ठीक है। अब ओके स्प्रिंट के अंदर ना बहुत सारे टेस्ट केस लिखे जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, मान लो जो स्प्रिंट आया उसमें सब कुछ तो डेवलप नहीं होता है, थोड़ा सा कुछ हाँ पार्ट हो गया, कोई पेज हो गया वो डेवलप होता है। बट उसकी वजह से ना कोई दूसरे पेज पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। मान लो दूसरा पेज ओके डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से, जो हम डेवलप कर रहे थे, राइट। तो उससे क्या होगा, दूसरे पेज के टेस्ट केस हमने जो लिखे हुए हैं पहले वाले, तो हम क्या हाँ करेंगे, जितने भी हमारे पहले के टेस्ट केस लिखे हुए हैं डिटेल्ड में उन सबको हम एग्जीक्यूट करेंगे और उससे पता करेंगे कि हमारे जो पहले के टेस्ट केस लिखे हुए थे या जो भी हमारी दूसरी फंक्शनैलिटी है जो स्प्रिंट में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं वो ना ब्रेक हो गई हो, है ना। तो हाँ रिग्रेशन हाँ बेसिकली होता है हमारा ऑल द टेस्ट केसेस विच आर देयर फॉर योर एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन में जितने भी टेस्ट केस हमने लिखे हुए छोटी छोटी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, मान लो आपका फॉरगॉट पासवर्ड है वो एक फंक्शनैलिटी है, नया लॉगिन एक नई फंक्शनैलिटी है, नया रजिस्ट्रेशन एक फंक्शनैलिटी है, राइट। मतलब पूरा फ्लो हाँ नहीं, छोटे छोटे टेस्ट केस भी उसमें जो होते हैं ना पेज पे, मान लो आपको फर्स्ट नेम ओके वैलिडेट कराना है, लास्ट नेम वैलिडेट कराना है, वो भी एक टेस्ट केस होता है। तो एवरी हाँ स्मॉल yes, टेस्ट केस which are covered for your project will be coming ओके under your regression test cases। ओके। ठीक है। और ऑटोमेशन मोस्टली रिग्रेशन के लिए ही करते हैं ना? हाँ, ऑटोमेशन मोस्टली हम स्मोक एंड रिग्रेशन इसके लिए करते हैं। स्मोक के लिए हम क्यों करते हैं, मान लो हमारा नया बिल्ड गया है। हाँ ओके। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। यस यस। हाँ, मैं कह रहा हूँ स्मोक हम इसलिए करते हैं, मान लो हमारा नया बिल्ड डिप्लॉयमेंट में गया है, ठीक है। अब हमें जैसे ही हमारी हाँ बिल्ड यस। गई उसके लिए अब हमें डेवलपर होते हैं या फिर बीए टीम होती है, मैनेजमेंट क्या कहता है कि तुम ना फटाफट से कुछ ऐसे टेस्ट केस रन करो कि जिससे हमें पता चले कि हमारा डिप्लॉयमेंट सही हो गया है। मान लो कोई बेसिक फ्लो है वो प्रॉपर चल रहा है जैसे, है ना। तो चल रहा है, हाँ यस यस। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंड टू एंड टेस्ट केसेस होते हैं हमारे। मान लो कोई पॉलिसीज के टेस्ट केसेस होते हैं, कोई फिर ऑर्डर कंफर्मेशन के टेस्ट केसेस होते हैं। तो हम कुछ मेन फ्लो जो स्टार्ट से लेके एंड तक चलते हैं ना, इस तरह के चार पांच हाँ टेस्ट केस जो पूरी फंक्शनैलिटी को वो फ्लो कर लेते हैं। जैसे हम हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, मान लो अमेजोन की वेबसाइट है, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करते हो, जैसे प्रोडक्ट ऐड किया, फिर चेकआउट पे करते हो, पेमेंट करते हो, लास्ट में ऑर्डर यस कंफर्मेशन यस। होता है। तो इससे हमारा क्या होता क्लिक है, एक ऐड टू बेसिक, कार्ड वगैरह। हाँ, हाँ एक एक हमारा बेसिक फ्लो कवर हो जाता है। तो हाँ इस तरह यस। के जो टेस्ट केसेस आते हैं ना वो हमारे आते हैं स्मोक टेस्ट केस में। तो ओके। इसलिए फिर हम ना स्मोक टेस्ट भी ऑटोमेशन में कवर करते हैं कि भाई हाँ, हमारे जो बेसिक फ्लो है ना डिप्लॉयमेंट के बाद सही चल रहे हैं, हमारा सिस्टम ब्रेक नहीं हुआ और कहीं पे हमारे डिप्लॉयमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। क्योंकि यदि गड़बड़ होती तो हमारा बेसिक फ्लो नहीं चलता और सिस्टम, कई बार आपने देखा एप्लीकेशन पे सर्वर एरर आने लग जाता है, एप्लीकेशन ही हाँ नहीं खोलती है। तो इस तरह के जो एरर को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे ही हमने डिप्लॉयमेंट किया तो उसके लिए हम हाँ स्मोक हाँ। टेस्ट केस को रन करते हैं। तो स्मोक एंड रिग्रेशन ये दोनों हम कवर करते हैं मोस्टली इन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में, ओके ओके, या ठीक है। गॉट इट।
तो ये यस। करते हैं। अब हमें देखो, अब हमारी जो टेस्टिंग होती है, देखो फंक्शनल टेस्टिंग होती है, एपीआई टेस्टिंग हम्म। होती है, डाटाबेस टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, ठीक है। ये सब तरह की टेस्टिंग होती है जो मैनुअल भी करता है, मतलब मैनुअल टेस्टर भी करता है। सिर्फ फर्क क्या होता है, मैनुअल उसको मैनुअली करता है और ऑटोमेशन में क्या, सेम स्टेप्स को हम ऑटोमेट कर देते हैं जिससे हम उसको बार बार रन कर सकते हैं, ठीक है। हम, यस, टाइम सेविंग। या। ठीक है। और अब मार्केट के हाँ। अंदर क्या है, अब मार्केट के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आए हुए हैं। मान लो आपको फंक्शनल टेस्टिंग करनी है, ठीक है, तो फंक्शनल के लिए मार्केट में आया हुआ है कि आप सेलेनियम को यूज कर सकते हो, आप क्यूटीपी को भी यूज कर सकते हो, आप कैटलॉन स्टूडियो को यूज कर सकते हो, आप टेस्ट मैजिक को यूज कर सकते हो, पावर टूल आते हैं, पावर टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरह के ओके। टूल आए हुए हैं मार्केट में जिसकी हेल्प से ना फंक्शनल टेस्टिंग को टेस्ट कर सकते हो। इसी तरह से ओके। हमारा एपीआई को टेस्ट करना होता है। अब एपीआई में जो मैनुअल होता है वो क्या करता है, वो मैनुअल एपीआई को टेस्ट करता है, मान लो सेंड करा, उसका रिस्पॉन्स देखता है, फिर मैच करता है कि सब कुछ सही आया कि नहीं आया एपीआई से हमारा, है ना। तो यदि राइट। आपको ऑटोमेशन में करना है एपीआई को, तो उसके लिए हमारे एपीआई के लिए रेस्ट एश्योर्ड होता है, वो हमें लाइब्रेरी मिली हुई है जिसकी हेल्प से ना हम एपीआई टेस्टिंग को, मतलब एपीआई को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एपीआई टेस्टिंग हो गया। इसी तरह से परफॉर्मेंस के लिए हमारे जे मीटर हो गया या अदर टूल्स होते हैं, लोड रनर हो गया, वो परफॉर्मेंस हाँ के लिए हाँ। यूज करते हैं। डाटाबेस की बात ओके। आती है, तो डाटाबेस में हमारा मेन फ्रेमवर्क आ जाता है, तो जिसकी हेल्प से हम उसका अपना ऑटोमेशन करते हैं, ठीक है। ओ तो ओके। अब ओके। हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शनल टेस्टिंग की, ठीक है। हाँ। अब यस। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या है, वो हमारे देखो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है। फंक्शनल टेस्टिंग मैंने जैसे बताया, सिलेनियम है, सेलेनियम क्यूटीपी वगैरह। है ना, क्वाटालोन हाँ हाँ स्टूडियो है। हाँ। तो अब आप कहोगे कि भाई हमें सिलेनियम ही क्यों यूज करना है हाँ। ना, जब ऑलरेडी यस। टूल्स हैं तो हम क्यों सिलेनियम को यूज करें। हाँ। तो इसके पीछे यस। मेन डिफरेंस क्या आता है ना, अब जैसे आप कंपनी में काम करते हो, अब कंपनी में हाँ। क्लाइंट होता है, तो क्लाइंट ऑलरेडी सैलरी दे रहा है एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो हाँ। क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट ये कहता है कि आप ना मार्केट से ना इस तरह के टूल को यूज करो ऑटोमेशन के लिए जिसके लिए हमें पे ना करना पड़े, मतलब जो टूल हो ना फ्री टूल हो, हाँ। यस। ठीक है। अब मान लो आप क्यूटीपी को लेते हो, वो एक पेड टूल है। कैटलॉन स्टूडियो को लोगे, वो एक पेड टूल है, उसके लिए क्या करना, आपको उसका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है। और आप सब्सक्रिप्शन यस। जब खरीदते हो तो वो लाखों में सब्सक्रिप्शन देते हैं, है ना। राइट। तो हाँ। उसके लिए फिर क्लाइंट कहता है भाई मैं इतने पैसे नहीं दे सकता कि भाई मैं टूल भी खरीदूं, मैं एम्प्लॉयज को भी सैलरी भी दूं, है ना, तो इतना पैसा मैं खर्च नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि ना आप इस तरह के यूज करो जो फ्री हो मार्केट में, ठीक है। सैलरी मैं एम्प्लॉयज ठीक को दे है। दूंगा बट फ्री टूल यूज करो और मुझे ऑटोमेशन करके दो, वो ये कहता है, क्योंकि उसको भी पैसे यस। बचाने हैं। तो फ्री टूल के लिए हमारा अवेलेबल होता है सिलेनियम, सेलेनियम। ठीक है। ओके। सेलेनियम हमारा एक फ्री टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं फ्रीली, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना। तो इसलिए आप जब कहीं पे हाँ। जाओगे तो मोस्टली कंपनी में आप देखोगे सेलेनियम यूज करते हैं, हाँ। यस। ठीक है। तो मोस्टली क्योंकि वो, सेलेनियम। हाँ क्योंकि वो एक फ्री टूल है, काम देखो सबका एक है, जो टूल दूसरा कर रहा है वही सेलेनियम कर रहा है, राइट। फर्क कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक कर रहे हैं टेस्ट केस को, ठीक है। तो इसलिए पैसे बचाने के लिए या फिर क्लाइंट के पास पैसे नहीं है, बजट अप्रूव नहीं होता, तो फिर हम उस केस में हाँ। सेलेनियम को यूज करते हैं। अब बात आती है सेलेनियम को आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग कैसे यूज कर सकते हो। अब मान लो कोई कहता है भाई हमारा प्रोजेक्ट जावा में बना है, फिर कोई कहता है हमारे पास जो टेस्टर है ऑटोमेशन वाला उसको सी शार्प आती है, जावा नहीं आती, उसको पाइथन आता है, वो नहीं आता है ना। तो ये भी हो हाँ। सकता यस। है। तो उसके लिए सेलेनियम कहता है कि भाई मैं ऐसी, मतलब सभी तरह की लैंग्वेज को ना सपोर्ट करूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जावा पे ही कर सकते हो। तो इसलिए सेलेनियम जो है ना सी शार्प को भी सपोर्ट करता है, जावा को भी करता है, पाइथन को भी करता है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को भी करता है, जे क्वेरी भी करता है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाँ तरह हाँ। की हर तरह की लैंग्वेज सपोर्ट करता है। और कहता है भाई तुम्हें जिस तरह की भी लैंग्वेज आती है ना, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो, उस वाली हाँ लैंग्वेज को हाँ। यूज करो और मुझे यूज करके सेलेनियम को, और सेलेनियम के कमांड सेम है सबके लिए, हाँ। यस। मतलब मोस्टली सेम है, बस लैंग्वेज सेम। डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। जिसको जो लैंग्वेज आती है ना आप वो यूज करो और अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स को ऑटोमेट कर दो, रन करो। या ठीक है। ऑटोमेट करो। तो यस। इसीलिए अब जो सेलेनियम के लिए यूज करना पड़ता है हमें, जैसे जावा है, या फिर जावा लैंग्वेज भी फ्री ही मिल जाती है, उसमें कुछ नहीं, टूल आता है, फ्री का टूल है,
ठीक है। हम्म। और टेस्ट एनजी होती है, टेस्ट एनजी भी फ्री में अवेलेबल है। जो टेस्ट एनजी मैवेन होता है, मैवेन भी फ्री में है। तो मोस्टली इसके अंदर सारी चीजें फ्री वाली होती है, और काम वही करते हैं जो पेड टूल वाले करते हैं। हाँ, तो यस। इसलिए हम सिलेनियम को यूज करते हैं। और जो सबसे सेलेनियम टेस्ट ज्यादा, एंड। हाँ सिलेनियम। और सबसे ज्यादा यूज होती है हमारी जावा लैंग्वेज, तो मोस्टली प्रेफर करते हैं सिलेनियम और जावा को। इस तरह से हम ओके। इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब सबसे हाँ, हाँ, पहले बात आती है, चलो अब हम सिलेनियम पे आ गए भाई, अब हमें सिलेनियम सीखना है, ठीक है भाई। हाँ, ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारी। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है, ये कहते हैं एक तो भाई हमें चाहिए जावा। हाँ। ठीक है, जावा, लैंग्वेज, या। जावा जेडीके। हम्म। ठीक है, जावा जेडीके चाहिए। अब जावा जेडीके में क्या होता है हमारा, जावा जेडीके में हमारे जावा के जो कंपाइलर होते हैं, या फिर जावा की जो रेफरेंस लाइब्रेरीज होती है, ठीक है, जावा का जो ओके। इंटरप्रेटर होता है, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, तो वो सारी चीजें ना तुम्हारी जावा के अंदर आ जाती है, जावा जेडीके में। ओके। ठीक है, क्योंकि जावा क्यों चाहिए, जावा लैंग्वेज पे हम काम करेंगे इसलिए हमें जावा चाहिए, क्योंकि जावा की जो हम्म। क्लास बनेंगी, अब उनको कंपाइल करने के लिए हमें जावा का कंपाइलर चाहिए, राइट। तो इसलिए हमें राइट। उन सब चीज, जो ये सारी चीजें होती है वो हमारी होती है जावा जेडीके के अंदर। तो वो कहता है भाई पहले ओके। तुम्हें जावा जेडीके चाहिए, उसको इंस्टॉल करो। अब उसके बाद हाँ, कहते हैं आपको कोड लिखना है अपना, ठीक है, जावा में कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए जावा हाँ। कहता है या तो आप एक्लिप्स को यूज कर लो, ठीक है, या फिर कह रहा एक्लिप्स, है ओ या। इंटेलिजे को यूज कर लो। ठीक है, वो कहता है मैंने ना ओके। 2 आईडी दी हुई है, एक्लिप्स और इंटेलिजे। आप इसमें से हाँ, किसी यस। को भी यूज करो। आप इसमें जावा का कोड लिख सकते हो, अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, उसको कंपाइल करके रन भी कर सकते हो। तो ये सब होती है हमारी ओके। आईडी। ठीक है, ये है हमारी आईडी, या। जावा की आईडी, जिसको हम यूज कर हाँ, हाँ। सकते हैं। सबसे पहले कहता है आप ये 2 चीजें इंस्टॉल करो, उसके बाद आप अपना जावा का कोड लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, जैसे ही इसके हमने ये अंदर। दोनों चीजें लिख ली, अब उसके बाद ये कहता है ओके। आपको सेलेनियम यूज करना है। हाँ, ठीक यस। है, अब सेलेनियम के लिए कहते हैं, सेलेनियम की हमारी आती है जार फाइल्स। हाँ, ठीक है, यस। सेलेनियम क्या हाँ। आती है, जार फाइल्स। तो इसके लिए सेलेनियम क्या कहता है, मैं जो ना, आप मेरे को बड़ा इजीली यूज कर सकते हो, मेरे लिए कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये क्या कहता है, हाँ, मैं ना सिर्फ एक आपको ना डिपेंडेंसी दूंगा। ठीक है, ओके। मैविन डिपेंडेंसी, मैविन ओके। सेलेनियम डिपेंडेंसी। ठीक है, ये मैविन सेलेनियम डिपेंडेंसी दूंगा, जिसको आप जैसे ही अपने प्रोजेक्ट में लिखोगे ना कि कौन सी ओके। जार चाहिए, ऑटोमेटिकली वो सेलेनियम की जार फाइल्स ना तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। ओके। उसके, प्रोजेक्ट में डायरेक्टली, या। हाँ हम्म। प्रोजेक्ट में डायरेक्टली। और जैसे ही प्रोजेक्ट में ऐड हुआ, तुम मेरे को यूज करना स्टार्ट कर दो। हाँ। ओके। तो इसलिए सेलेनियम के लिए हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ओके। डायरेक्ट सेलेनियम डिपेंडेंसी हम। डायरेक्ट या। डिपेंडेंसी डालनी है, डायरेक्ट जार फाइल आप डाल लो अपने प्रोजेक्ट में, और हम मुझे यूज करना स्टार्ट कर दो, सिंपल। ये मेरे कहते हैं दो मेरे, क्वेश्चन थे। हाँ ओके, ओके। यस। बताओ। अब हम सेलेनियम इक्लिप्स में और इंटेलिजे में भी अपलोड कर सकते हैं बाय हाँ यूजिंग द डिपेंडेंसी, राइट? राइट राइट। राइट। एंड ये जेडीके और जेवीएम और जेआरई में क्या डिफरेंस रहता है? देखो जेडीके तो हमारी होती है पूरी एक किट। हाँ, ये ठीक, डेवलपमेंट की। हाँ डेवलपमेंट किट, मतलब उसमें ना हाँ। आपका जेआरई भी आ जाता है, जेवीएम भी आ जाता है, पूरा ओके, ओके। सेट होता है जेडीके। जेडीके मतलब एक जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, हाँ, तो ये। इसके ओके। अंदर आपका जैसे जावा का कंपाइलर हो गया, ठीक है, हाँ, जेवीएम हो गया, हाँ। ठीक है, जावा रन टाइम हो गया, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है ना, हाँ, रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट वगैरह, ये सारी चीजें तुम्हारी जेडीके में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग इंस्टॉल करना। आपको कल कहोगे कि भाई मेरे को तो कंपाइलर चाहिए, अब ऐसा नहीं ना, आप पहले जावा का कंपाइलर लोगे, फिर उसको इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में, फिर कहोगे मेरे को जेवीएम चाहिए, जेवीएम को इंस्टॉल करोगे, फिर कहोगे जावा रन टाइम भी चाहिए। अलग अलग आप क्या क्या इंस्टॉल करोगे। तो इसलिए उसने क्या यस, किया, यस। सभी चीजों को एक ही चीज में डाल दिया, और उसका नाम रख दिया जेडीके। या। ठीक है, ओके। और कंपाइलर ठीक है। हमारा यूज होता है कोड को कंपाइल करने के लिए, वो बनाता है हमारा बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड ओके। बन गया।
अब जो जेवीएम होता है, जेवीएम हमारा होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा हाँ वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है? इसका काम होता है जो हमारा बाइट कोड बना है ना, हाँ। उसको ये वेरीफाई करता है कि ये जो वेरीफाई किया है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। ठीक है, उसको ओके। वेरीफाई करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने का मतलब है उसको 0 और 1 की फॉर्म में बना देगा उसको, बाइट कोड को। बाइट कोड को, बाइट कोड ओके। को 0 और 1 की फॉर्म में उसको बना देगा वो। ओके। ठीक है, और क्योंकि बाइट हमारा कोड कौन से फॉर्म में होता है? बाइट कोड हमारा फॉर्म में होता है 0 और 1, ऐसे ओके। 0 0 ओके। 1 0 0 1 1 0 1 हाँ ऐसे। हाँ, ओके। ओके। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर समझता है ना, वो ये लैंग्वेज ही हाँ समझता है, सिर्फ 0 0 1 वाली, 0 1 वाली। हाँ, यस या। ठीक है, 8 8 बिट को बोलते हैं 1 बाइट। हाँ, यस यस, 8 ठीक है, बिट। हाँ, हाँ या। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो है ना, ऐसे ये हमारा बन गया 1 बाइट। एक बाइट। ठीक है, तो वो या। बाइट कोड को ना इस तरह, जो ये हमारा बाइट कोड होता है, जैसे इसको कंपाइल करके ऐसे 0 0 1 की फॉर्म में बना देते हैं, सिस्टम वाले फॉर्म में। या। ओके। ठीक है, उसको बनाने के बाद फिर ओके। सिस्टम उसको रन कर देता है, क्योंकि वो 0 1 की फॉर्म समझता है हमारे। तो जावा हाँ, रन यस। टाइम उसको यूज कर लेता है, रन टाइम उसको रन करने के लिए। यस, राइट। ठीक है, तो ये ओके। हमारा हो गया ओके। जेडीके ओके। कंपाइलर, जेवीएम और ये। यस और यस या। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो जैसे जेवीएम होता है हमारा, जेवीएम हमारा होता है सिस्टम डिपेंडेंट। सिस्टम डिपेंडेंट मतलब, मान लो आप विंडो पे काम कर रहे हो तो उसका अलग से हाँ। जेवीएम रहेगा। आप लाइनेक्स पे काम कर रहे हो, उसका अलग से जेवीएम रहेगा। ठीक है, और मान लो ओके। आप कोई दूसरे सिस्टम पे काम कर रहे हो, मैक, मैक वाला सिस्टम जो होता है ना, हाँ हाँ। ऑपरेटिंग ओके। सिस्टम जो भी होता है, उसका अलग से जेवीएम रहेगा। ओके। ठीक है, अब बात ये है, अब अब हम कहते हैं कि हमारा जो जावा है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम हाँ बोलते हैं जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हाँ, यस। ये बात सही है कि जावा इंडिपेंडेंट होता है, ओके। इंडिपेंडेंट। लेकिन जेवीएम होता है ना, वो हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये ओके। बात ही ध्यान एक रखना। इंडिपेंडेंट जावा क्यों रहता है? तक जावा इंडिपेंडेंट इसलिए रहता है क्योंकि इसके पास ये हमारा बनाता है बाइट कोड, ओके। बाइट कोड। तो ये जो बाइट कोड होता है ना हमारा, ये हम्म। हर एक मशीन पे चल जाएगा। ओके। ठीक है, ये ओके। ये हाँ, यस। ये जो बाइट कोड है ना, ये हमारा हर एक मशीन पे चल जाएगा। तो इसलिए जावा क्या कहते हैं, जब आप डॉट क्लास फाइल लिखते हो ना, हम्म। जब आप जावा का डॉट क्लास फाइल लिखते हो ना, ये कंपाइलर ना मतलब उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओके। अब ये बाइट कोड कहता है कि भाई अब इसको कौन सी मशीन पे रन करना है। मतलब आप इस हम्म। बाइट कोड को किसी भी मशीन पे रन कर सकते हो। या। तो इसका मतलब ओके। क्या हुआ, जावा हमारी इंडिपेंडेंट हो गई, है हाँ, ना। यस। बट अब या। ये कहता है कि आपको जिस भी मशीन पे रन करना है, मान लो इस बाइट कोड को आपको विंडोज पे रन करना है, तो हाँ, उसके लिए यस। हमारा जेवीएम डिफरेंट आएगा। क्योंकि जेवीएम क्या करेगा, इस बाइट कोड को विंडोज के कोडिंग कन्वर्ट करेगा। ओके। और लाइनेक्स का जो आएगा, मान लो जेवीएम जो आएगा वो इस बाइट कोड को लाइनेक्स के कोडिंग उसको मतलब वो कन्वर्ट कन्वर्ट करेगा। करो। ठीक है, ओके। तो इसीलिए सेम बाइट कोड को हम हर एक मशीन पे चला सकते हैं, मशीन और कोई ओके। भी प्लेटफॉर्म सेम को हम हर जगह चला सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारी जावा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। बट उसके हाँ। अंदर जो हम जेवीएम यूज कर रहे हैं वो हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, कि भाई आप विंडोज पे कर रहे हो तो आपको जो ये बाइट कोड कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको जो जेवीएम चाहिए वो विंडोज का ही चाहिए, लाइनेक्स है तो लाइनेक्स का चाहिए, मैक है तो मैक का यस। चाहिए। मैक का ही चाहिए। ओके। ठीक है, ओके। तो इसलिए जावा हमारी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, बट जेवीएम हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आ गया समझ। यस यस यस। तो ये वाला होता है, और कोई और क्वेश्चन इसमें? नहीं, दैट मीन्स बाइट कोड जो रहेगा वो विंडोज लिनक्स और मैक में डिफरेंट रहेगा, तो जेवीएम वो कन्वर्ट कर देता है उसके हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, बाइट कोड सेम रहता है।
हाँ, बाइट कोड सेम रहता है, बट हाँ, विंडोज लिनक्स मैक में वो उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देता है कन्वर्ट जेवीएम। कर देता है, जेवीएम, जेवीएम का काम होता है वो। वो बीट में कन्वर्ट कर देता है ना? हाँ, नहीं नहीं, बीट में जीरो नहीं। वन जीरो वन, जीरो वन जीरो जीरो वन वन के जीरो वन। फॉर्म में उसको हाँ हाँ। वेरीफाई करता है, उसका जो भी हमें विंडोज के कोडिंग या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हमारा सीपीयू भी होता है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और फिर उसके बाद उसको उसी सिस्टम के कोडिंग कन्वर्ट कर देते हैं वो उसको। बट ये ओके बाइट ओके। कोड आप कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी जाओ और उसको कन्वर्ट करा दो जेवीएम से। तो ओके ओके मतलब आपने देखो, आपने जावा का कोड लिखा, ठीक है, मान लो आपने जावा ओके। के ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखी। अब आप हाँ कल को कोई मैनेजर आके कहे कि भाई तुझे ना लाइनेक्स के सर्वर में चलाना है अब इसको। अब हाँ। अब ओके। ये तो नहीं है ना कि भाई तुम लाइनेक्स के सर्वर में जाओगे दोबारा से अपनी सारी स्क्रिप्टों को दोबारा लिखोगे, क्योंकि अब सिस्टम भी चेंज, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज, सीपीयू भी चेंज, सब कुछ चेंज हो गया वहां पे। तो अब तुम हम्म। सोचो कि मैंने तो ये विंडोज के लिए लिखा था अपनी सिस्टम में, और लाइनेक्स पे बोल रहा वो भी सर्वर पे चलाने को, तो कैसे चलाऊंगा? तुम कहोगे कि भाई मैं तो दोबारा से लिखनी पड़ेगी वहां पे जाके सारी स्क्रिप्टें, है ना? यस यस। तो ऐसा सिस्टम ऐसा नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, वहां पे अपना कोड सेम लेके जाना है, बस वहां पे जेवीएम को चेंज कर देना है। ओके जैसे ही आप लाइनेक्स का जेवीएम डालोगे, तुम्हारी स्क्रिप्टें वहां भी चल पड़ेंगी, लाइनेक्स ओके पे भी। ओके। ये लिनक्स मतलब, पे भी, या? हाँ मतलब आपको एक ही बार अपना कोड लिखना है, और उसको आप कहीं भी यूज करो, सिंपल सी ओके बात है। ओके। लास्ट क्वेश्चन था कि रन टाइम एनवायरनमेंट और कंपाइल टाइम एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है देंगे? कंपाइल टाइम देखो जो होता है हमारा, जैसे डॉट क्लास, देखो जावा के अंदर हमारी बनती है डॉट क्लास फाइल, ठीक हाँ, है, क्लास 5। डॉट क्लास फाइल बनते हैं। जब इसको आप करते हो कंपाइल, मीन्स नहीं रन नहीं ना? नहीं, देखो नहीं नहीं, पहले यहाँ पे बनती है आपकी डॉट जावा फाइल, ठीक ओके। है। तो जब ये हमारी हो जाती है कंपाइल, कंपाइल होने के बाद बनती है डॉट क्लास फाइल। आपने देखा कभी डॉट क्लास फाइल बन जाती है? मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे हम हाँ करते हैं ओके इसको कंपाइल। जैसे मैंने ओके इसको कर दिया कंपाइल, कंपाइल में क्या होता है ना, आपको कंपाइल टाइम एरर मिल जाते हैं, ओके। ठीक है। कंपाइल टाइम एरर जैसे आपने कहीं पे सिंटेक्स को मिस कर दिया, सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। कंसोल में मिल जाते हैं वो क्या? हाँ, कंसोल में मिल जाता है कंपाइल टाइम एरर। जैसे ही वो ओके। कंपाइल करेगा, उस टाइम पे जो भी एरर होंगे कंपाइल टाइम पे, वो आपको वहीं पे दे देगा, और आपका कोड ही रन नहीं होएगा यदि आपके कोड में हाँ। एरर है तो, ओके। है ना? तो वो सब हाँ एरर यस। आपको मिल जाता है कंपाइल टाइम पे ही। और कुछ चीजें ओके होती है कि कंपाइल तो हो जाती है, बट जब आप उसको ओके रन करते हो, अब रन टाइम हमारा होता है जब आपका कोड रन हो रहा होता है। अब ये हमारी ओके डॉट क्लास फाइल बन गई, ये बन गई हमारी बाइट, इसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ओके जब इस बाइट कोड को मैंने अपना विंडोज पे रन किया, ठीक है, विंडोज पे हाँ जाके मैं रन करता हूँ ना, तो जब वो रन हो रहा होता है ना, उस टाइम पे वो यूज करता है रन टाइम एनवायरनमेंट को। ओके। विंडोज पे जब रन हो रहा है तो ओके। विंडोज पे करो, कहीं पे भी आप जब उसको हाँ। रन कर रहे हो ना, देखो जब आप ओके अपने, आप तो देखो अब टूल्स है, टूल्स के अंदर आप क्लिक कर दे तो ग्रीन सिग्नल पे रन पे क्लिक कर दो, लेकिन जब वो रन पे करता है ना, सबसे पहले उसको वो कंपाइल करता है, हाँ यस। ठीक ओके। है। कंपाइल करने के बाद उसको रन करता है वो। अब कंपाइल हाँ करने के बाद डॉट क्लास फाइल बन गई। अब इस फाइल को वो रन करता है विद द हेल्प ऑफ ओके जन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके और उस टाइम पे, रन टाइम पे वो फाइंड करता है कि कोई एरर तो नहीं है, या फिर जो रन हो रहा है उसका आउटपुट तुम्हें दिखाता है वो, कि क्या आउटपुट आया अब तुम्हारे इसका। रन टाइम मतलब रन कर रहा है अब उस चीज को, हमने कुछ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखी थी, अब वो उस कोड को रन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो जो आपने लिखा था, वो लिखा, हाँ एक्शंस यस, परफॉर्म पूरा कोड। करता है, एक्शंस हाँ यस। परफॉर्म होते हैं वो आपके रन टाइम में। कंपाइल टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। कंपाइल टाइम में आपका बेसिकली कंपाइल होके बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और कोई भी आपके में एक्सेप्शन हो, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, उसको वो प्रोड्यूस करके आपको दे देता है, ओके ओके ठीक है। ओके। और या रन दैट्स टाइम इट। पे यदि कोई एक्सेप्शन हो तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन पे वो थ्रो कर देता है। मान लो आपका नल हाँ पॉइंटर एक्सेप्शन है, ठीक है, हाँ आप हाँ। नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, क्लास वो नॉट सब फाउंड, आपको या? रन टाइम पे थ्रो कर देता है। तो ये चीजें आपकी रहती है इसमें। ओके। या और नहीं, बस इतना ही पूछना था, अभी क्लियर हुआ ये सब। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हाँ देखो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, भाई हमें जावा जेडीके चाहिए और एक्लिप्स हाँ चाहिए,
अब ये दो चीजें हमें Eclipse, right? चाहिए स्टार्ट करने के हाँ, लिए अब अपना। ठीक है। yeah. तो उसके लिए Yes. देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप हम्म, अपने सिस्टम में जाओ। ठीक है। यहाँ पे लिखो जावा जेडीके डाउनलोड। ओके, जावा ठीक जेडी है। के डाउनलोड। हाँ। अब उसके बाद आपकी ये वेबसाइट आ जाएगी oracle.com की। अब जावा पहले किसी और का प्रोडक्ट था, माइक्रोसिस का प्रोडक्ट था। अब ये प्रोडक्ट है ओके, ओरेकल का प्रोडक्ट। ओरेकल। ओके, जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। तो इसकी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही जाओगे यहाँ पे आ जाएगा जावा डाउनलोड, ये देख लो लुकिंग फॉर। यदि आपको कोई और दूसरी डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से जाके भी कर सकते हो डिफरेंट वन। ठीक है। अब यहाँ ओके, पे आप देख सकते हो जावा 19, जावा 17, पहले आते थे ओके। जावा 8, जेडी के हाँ, 8 यस, और जावा समथिंग है 8, ना। हाँ, अब जेडी। वो नहीं, अब हम्म। काफी चीजें अपग्रेड हो गई है इस इसमें। अब आते हैं जैसे जावा 19, जावा 17, इस तरह से। अब ये ओके, देख रहे हो JDK 19 विल रिसीव अपडेट अंडर दिस टर्म्स विल मार्च 2023 व्हेन इट विल बी सर्फेस। फिर आगे आएगा हाँ, जावा JDK 20 आ जाएगा मार्च 2023 में। तो ये हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं ये सब। ठीक है। तो अब ओके, आपको यहाँ से जावा 19 करना है, जावा 17 करना है, उसमें जाओगे। अब यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट है, लाइनेक्स का, मैक का, विंडोज का। मान लो आपको विंडोज का करना है। अब यहाँ पे देखोगे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से के लिए करना है, 32 बिट के लिए करना है तो आप ये कर लो। अब जैसे इंस्टॉल करने हैं तो आप ये कर लो 64 बिट का, है ना। हाँ, हाँ, तो इस तरह हाँ, से आप हाँ, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसमें दो ओके, चीजें आती हैं जेडीके में, देखो। ओके। अब आप इंस्टॉल करने के लिए या तो हमारे पास आती है .exe फाइल आती है, या फिर हाँ, होता है डॉट एक जीप फोल्डर भी दे देता है। आपको इंस्टॉल नहीं करना, आप जस्ट उसको अनजिप करके ना अपने कहीं पे भी रख लो, ये भी कर सकते हो। मान लो कई सिस्टम होते हैं उसमें आपको इंस्टॉल करने की प्रिविलेजेस नहीं होती, आप उसमें कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उस केस में वो कहता है मैं आपको जिप फाइल दूंगा, आप इस जिप फाइल को अनजिप कर लेना। उसकी हेल्प से क्या होगा ना, तुम्हारे सिस्टम में जावा आ जाएगी। ओके। यदि आप इंस्टॉल कर सकते हो तो .exe फाइल को डाउनलोड करो यहाँ से। ठीक है। जैसे आप डाउनलोड करोगे आप उसको इंस्टॉल कर लो। वो फोल्डर आता है ना, तो फाइल्स रहते हैं जावा उसमें। का, हाँ, बट प्रोग्राम फाइल्स, ऐसे जावा का फोल्डर आएगा। हाँ, इसको मैं करके ही दिखा देता हूँ तुम्हें। एक मिनट, तो हाँ, मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ पहले अपने सिस्टम से ओके, ओके। जावा को। जेडी के 1.8 भी रहता है ना, 1.8, जावा 1.8, 1.8। हाँ, ये ऐसे इंस्टॉल करता है। एक मिनट है, इसको मैं जावा को पहले, ये जो देखो जावा मैंने डाली है 18 यहाँ पे। हाँ, ओके, ओके। या इसको मैं गेट। अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से दिखाऊंगा कि कैसे, क्योंकि तुम्हें बेसिक चीजें दी ये आ गई ना, तो तुम किसी भी हाँ, हाँ, मशीन पे जाके सेटअप कर सकते हो फिर इसको। हाँ, ये यही इम्पोर्टेंट है। मैंने किया। हम्म। मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम से, तो ये इसको ओके। हटा देगा जावा को। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई जावा नहीं है। ठीक है। हाँ, यस। और यहाँ पे यदि तुम जाओगे प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ पे भी अब कोई जावा नहीं है। ठीक है। इसका मतलब मेरे सिस्टम से जावा हट गई है। और इसका हाँ, यदि यस। तुम्हें पता लगाना हो तो तुम कमांड प्रॉम्प्ट से भी पता लगा सकते हो। यहाँ पे तुम्हें सीएमडी में लिखना जाके। पड़ेगा, हाँ, जावा ओके, हाइफन वर्जन। तो तुम्हें जावा ओके। का वर्जन बता देगा कौन सा है तुम्हारे सिस्टम में। बट यहाँ देख रहे हो कुछ भी नहीं है। हाँ, यस, कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये अभी 10 मिनट हमने में इंस्टॉल मीटिंग किया है। अटेंड होएगी। ठीक है। हाँ। ओके, अब ओके। अभी देखो कोई जावा का वर्जन नहीं है। और यदि तुम हाँ, एनवायरमेंट वेरिएबल देखोगे, एनवायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे ओके, जाओगे, सिस्टम वेरिएबल्स में जाओगे, उसके बाद पाथ में जाओगे। ठीक है। ओके, अम, इसमें नहीं है, जस्ट अ मिनट एंड। ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल सिस्टम पाथ, जैसे ही एडिट पे क्लिक करोगे, ये वाला जो था ना, ये रहेगा नहीं, मतलब इसका कोई रेफरेंस नहीं है अब। जावा प्रोग्राम ओके, 18 बिन अब नहीं है इसका मीनिंग। ठीक है। अब इसको हाँ, कर यस, दो कैंसिल। ओके। ये पड़ा हुआ क्योंकि है बट अभी हम स्टिल ठीक है। हमें जावा को नहीं दिखाई दे रही, देखो। ठीक है। अब सबसे यस। पहले आप क्या करोगे, आप इसको डाउनलोड करोगे यहाँ से। ओके, ठीक है। मैंने ना इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं ओके। उसी को ही दिखा देता हूँ क्योंकि बार बार डाउनलोड करने का हाँ, ठीक है, फायदा ठीक है। नहीं है हाँ, सॉफ्टवेयर। हाँ,
यहाँ पे देखो ये JDK 18 इंस्टॉल किया हुआ, जैसे आप हाँ। डाउनलोड करोगे ना ये .exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी तुम्हारी। ओके। अब इसमें क्या करना है, डबल क्लिक करो। ओके। अब तुम इसको जावा को इंस्टॉल करो अपने सिस्टम में, ठीक है। अब इस पे यस पे क्लिक करोगे जैसे ही, ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल आ गया। देखो हाँ वेलकम टू यस। इंस्टॉलेशन जावा एस जी डेवलपमेंट किट, ठीक है। JDK जावा जी डेवलपमेंट किट 18 पॉइंट समथिंग। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब ये कहाँ पे इंस्टॉल करना है तुम्हें, कहीं मुझे प्रोग्राम फाइल्स जावा फोल्डर में इंस्टॉल करना है, कहीं दूसरे फोल्डर में ओके। इंस्टॉल करना है, तो चेंज पे क्लिक करके कहीं और भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं हम है पाथ कि, चेंज कर सकते हैं, ओके। हाँ पाथ आप चेंज कर सकते हो इंस्टॉल करने का, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पे ही इंस्टॉल करना है इसको, आप कहीं भी इसको ओके। इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब क्लिक ओके। ऑन नेक्स्ट करोगे, ये ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, हाँ। ठीक है। तो इससे ना अपने आप, और आजकल क्या हो गया ना, आजकल जो JDK आ रहा है ना अपने आप, ओके। ये देखो JVM है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ऐसे आएगा, ओ, क्लिक ऑन क्लोज। जेडी ओके। अब तुम्हारे सिस्टम में जावा आ गई, ठीक है। अब उसके यदि साथ हम, जेवीएम और जेआरई भी। या। सब कुछ आ गया अब उसमें। हाँ यस अब यस। तुम या। अपने जैसे ही प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे हाँ। तो तुम ओके। देखोगे जावा का फोल्डर आ गया यहाँ पे, हाँ ठीक है। यस यस। वो JDK आ हमको गया क्रिएट तुम्हारा, करना पड़ता है क्या जावा का फोल्डर, या फिर ऑलरेडी अपने क्रिएट आप रहता है? ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे जावा का हाँ फोल्डर हाँ। अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा वो। ओके ओके, सी फाइल हाँ में। हाँ, सी में। जेडी। वो हमने हाँ पाथ दिया था ना वहाँ पे, यदि चेंज करते तो हाँ चेंज हाँ। कहीं और भी कर सकते थे उसको, यस यस यस। ठीक है। अब जैसे ओके। बिन है, अब इसमें तुम्हें, बिन में क्या रहता है? बिन में सारी जावा की फाइल्स रहती है, कंपाइलर है, रन टाइम है, सब कुछ होता है इसमें। जैसे ये जावा ओके ओके। जावा सी लिखा है, ये देखो ना जावा सी एप्लीकेशन, हम्म। ये जावा का कंपाइलर है। ओके जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, ओके। ओके। ठीक है। तो इस तरह से सारी जावा की फाइल्स है। JDB डाटाबेस के लिए है, JDBC ओके। ODBC कनेक्शन रहता है ना, तो उन हाँ सब हाँ के ओके। लिए तो सारे पैकेज तुम्हारे ऑटोमेटिकली जावा के यहाँ जाते हैं इसमें, बिन में ओके। ठीक है। या। अब हाँ तुम ठीक। देखोगे अपने कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जैसे ही तुम इसको रिफ्रेश करोगे, ओके। तुम्हारा जावा आ गया यहाँ आ पे, गए। ठीक है। हाँ यस यस आ गए। और अब तुम सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल में पहले क्या होता था, देखो पहले हाँ। ना हमें मैनुअली जाके सिस्टम वेरिएबल में जाके, फिर हमें जाना पड़ता था सिस्टम वेरिएबल्स में, उसके बाद ओके। हमें जाना पड़ता था पाथ में, और इसमें जाके ना हमें नया जावा पाथ ऐड करना पड़ता था, जैसे जावा ये पाथ मीन्स मैंने अभी अभी हमने जो देखा ना, हाँ ये क्रिएट जो हुआ है बिन हमारे। वाला ना, बिन वाला, हाँ हाँ बिन ये वाला। वाला मतलब इसको तो आप डिलीट भी कर सकते हो, इसका कुछ नहीं है। ओके इसको तो आप डिलीट कर दो, इसका कुछ नहीं है। पहले आपको ओके मैनुअल डालना पड़ता था, ओके ठीक ओके। है। अब लेकिन हाँ जैसे ही जावा 18 आ गए ना, जावा 18 और 20, ऑटोमेटिकली हाँ आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ भी डाल देता है। ये देख रहे हो ऊपर वाला, पहले नहीं था ये प्रोग्राम फाइल्स हाँ हाँ और एकल जावा जावा पाथ, अब ये ऑटोमेटिकली हाँ आपका हाँ। एनवायरनमेंट पाथ भी डाल देता है इसमें, आपको ये भी नहीं सेट करना। आप जैसे ही आप ओके पे ओके। क्लिक करोगे, ओके, ओके, अब आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली कर एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट हो जाता है इसका। ये एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करना पड़ता है क्या हमको, अभी अब नहीं अभी सेट, हमने? अब नहीं सेट करना, पहले सेट ओके। करना पड़ता था। जब पुराना JDK आता था ना, उस टाइम पे हमें सेट हाँ करना हाँ पड़ता था एनवायरनमेंट वेरिएबल। तुमने सुना यूजर सिस्टम वेरिएबल राइट जावा अंडरस्कोर होम, और फिर हम बीन का हाँ पाथ यस देते यस। थे, है ना। अब नहीं करना हमें वो हाँ कुछ हाँ। भी, अब लेटेस्ट हो ओके। गए, अपडेट हो गए, अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना। बस अब हमें क्या करना, जो हमने डाउनलोड किया था JDK, बस उसको इंस्टॉल करना है, बस दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, जावा तुम्हारे यस यस। सिस्टम में अपने आप आ जाएगा सब कुछ। यस यस। तो ये एनवायरमेंटल वेरिएबल होता क्या है पर, ये कंट्रोल पैनल का? नहीं नहीं, कंट्रोल पैनल में नहीं होता एनवायरनमेंट वेरिएबल, वो हमारा सिस्टम का एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है। एनवायरनमेंट वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है ना, कि मान लो अब जावा है, देख अब जावा तो तुमने हाँ देखो हाँ इंस्टॉल किया अपने प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में, ठीक है। हाँ यस। यहाँ पे तुमने यूज किया, यहाँ पे इंस्टॉल किया जावा। अब तुम्हें जावा हाँ को यस। यूज करना है। अब जावा को यूज ओके करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो सारी फाइलें होती है ना जावा की, वो बीन में होती हैं, ठीक है। ओके। तो तुम्हें यहाँ पे आके कुछ हाँ अपना काम करना पड़ेगा फिर,
मान लो तुम्हें अपना कोड को कंपाइल करवाना है, तो तुम्हें बताना हाँ पड़ेगा ना कि जावा का कंपाइलर कहाँ पे है। हाँ, यस यस, अब जब तक राइट, तुम ये नहीं बताओगे कि जावा का कंपाइलर कहाँ पे है, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट कहाँ है, जेवीएम कहाँ पे है, तो तब तक वो उसको करेगा कैसे? यस, या, है ना? तो इसके हाँ लिए हम अब, मान लो हमने अपना एक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाया, कोड लिखा, उसको हमने डाला अपनी डी ड्राइव में, और हाँ जावा पड़ा है हमारा यहाँ सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में आके, बट कोड कंपाइल करना है हमें डी ड्राइव का, तो कैसे करोगे? हाँ, यस यस, अब राइट, होगा नहीं ना वो चीज तो। अब तुम्हें नहीं अपने होगा वो, कोड को बताना पड़ेगा ना कि भाई जावा हमारा इस पाथ में पड़ा है, यहाँ से जाके मतलब यहाँ का रेफरेंस लेके आप इसको कंपाइल करो। कंपाइल करो, ओके। ठीक है। तो वो तो एनवायरमेंटल वेरिएबल कर देता है ना? हाँ, तो उसके तो एनवायरमेंट, उसके लिए फिर हमें एनवायरमेंट वेरिएबल लगाना पड़ता है। अब एनवायरमेंट वेरिएबल यस, लगाने से क्या होता है ना, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पहले हमारा सर्च करता है हाँ कि आपने एनवायरमेंट वेरिएबल तो नहीं लगाया हुआ। तो यदि हमने हाँ एनवायरमेंट हाँ, वेरिएबल लगाया हुआ है, तो सबसे पहले वो एनवायरमेंट वेरिएबल के पाथ में जाके चेक करेगा कि भाई वहां पे कंपाइलर है कि नहीं है, और उसको यदि वो मिल जाता है तो ओके, उसको रन कर देता है वहां से उठा के फिर। अदरवाइज यस यस यदि यस, आप एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं लगाओगे, तो आपको पहले यहाँ पे पाथ में आना पड़ेगा जावा के, और फिर यहाँ पे आने के बाद हाँ, आपको कुछ खोलना पड़ेगा, फिर आपको कंपाइल करवाना पड़ेगा अपना कोड। अब वो तो हम बार बार कर नहीं सकते, नहीं सकते, हाँ, यस यस, है ना? तो उसके लिए फिर हमें राइट, अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल लगाना पड़ता है। एनवायरनमेंट वेरिएबल या जैसे ही लगाओगे, उसको आप फिर यूज करना स्टार्ट कर दो। अब देख रहे हो, अब मैंने सीएमडी में मैंने रन करा जावा हाइफन हाँ, वर्जन, अब देख रहे हो जावा का वर्जन आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। यस यस, हाँ, यस, या, पहले नहीं आ रहा था, ओके, अब आ गया इंस्टॉल करने के बढ़िया, बाद। तब तुम्हारे सिस्टम या, में जावा आ गया और इसको तुम यूज कर सकते हो। बस तुम्हें देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ जावा की फाइल को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, बस दैट्स इट। अब तुम देखो कि मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल भी नहीं लगाया, और अब फिर भी नहीं आ लगा, गया, है ना? वो ऑटोमेटिकली अभी सेट न्यू कर देता है। अपडेटेशन में, हाँ यस यस, अभी न्यू अपडेटेशन में एनवायरमेंटल वेरिएबल ऑलरेडी वो सेट कर देता है। ऑलरेडी सेट करता है जैसे ही तुम इंस्टॉल करोगे हाँ, इसको। यस यस, जेडीके इंस्टॉल करेंगे वैसे, या, हाँ ठीक है, अब ये हमारा आ गया जेडीके। अब तुम्हारा जावा अपने सिस्टम में आ गया, अब ये कहता है तुम इसको कहीं से भी यूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यस इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट है। वो ऑटो लिंक करके ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप देख लेगा भाई इस चीज को। यस यस, या, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जावा का इंस्टॉलेशन। अब ये ना मीटिंग खत्म होने वाली है 1 मिनट में, ठीक है? अब दोबारा हाँ, से कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जावा का हो गया। अब अगला दिखाऊंगा एक्लिप्स वाला। ठीक है। सेलेनियम, एक्लिप्स, इक्लिप्स, पहले ओके, एक्लिप्स डालेंगे। जैसे एक्लिप्स डालेगा फिर हाँ एक हाँ, प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। ठीक है। ओके, फिर ये सेव प्रोजेक्ट, कर दो वीडियो रिकॉर्डिंग की। हाँ हाँ, ये स्टॉप हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट शेयर हाँ, कर रहा हूँ मैं ओके फिर। ओके, ठीक है। ओके।